एक नई रिपोर्ट ये उजागर कर रही है कि इजराइल ईरान के साथ टकराव की तैयारी में कितनी दूर तक जाने को तैयार था, जिसमें कथित तौर पर पिछले साल के हमलों से पहले इराक के अंदर एक नहीं बल्कि 2 गुप्त सैन्य ठिकाने बनाना भी शामिल है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार इन गुप्त ठिकानों का उपयोग इजरायली अभियानों के लिए ईरान तक उड़ान समय घटाने और रसद, बचाव दलों और हवाई अभियान से जुड़े विशेष बलों के मिशनों को समर्थन देने के लिए हुआ था। लेकिन रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस गोपनीयता की भारी कीमत चुकानी पड़ी, क्योंकि पश्चिमी रेगिस्तान में छिपे हुए ठिकानों में से एक पर गलती से पहुंच जाने के बाद इराकी सैनिकों और यहां तक कि आम नागरिकों की भी मौत हो गई। अब मैं स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से बात करूंगी। हमारे साथ सुरक्षा विश्लेषक याकोव लेपेन और वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल ओसरान है। तो एरियल ओसरान, मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी कि आप इन रिपोर्ट्स का विवरण साझा करें। ये रिपोर्ट्स इन कथित ठिकानों के बारे में क्या कहती हैं? ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की शुरुआती रिपोर्ट के बाद सामने आया है, जिसमें इजरायली गुप्त ठिकाने को देश के पश्चिमी हिस्से के इराकी रेगिस्तान में बताया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की नई रिपोर्ट में एक और ठिकाने का जिक्र है। पिछले 1 साल में इजराइल ने इराकी रेगिस्तान में 2 गुप्त ठिकाने स्थापित किए, जिनका उद्देश्य इजराइल के हमलों के लिए लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान करना था। पिछले साल जून में 12 दिन की जंग के समय और फिर अब मार्च में ईरान के साथ हाल ही में हुई 40 दिन की जंग में भी। इस बेस का एक और मकसद वो स्थिति थी जिसमें एक इजरायली फाइटर जेट गिरा दिया जाए, कि ये एक तेज प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में काम कर सके, जहां से गिराए गए पायलट या पायलटों को तुरंत निकाला जा सके। हमने ऐसी ही एक स्थिति अमेरिकी पक्ष में भी देखा था, तो ये इजराइल की इस आपात स्थिति के लिए योजना है। अब ये काफी उल्लेखनीय है इजराइल का बार बार बनाए रखना, इराक के अंदर अपनी स्थिति बनाए रखना। इससे इराकी पक्ष में 2 मुख्य सवाल उठते हैं। पहला, क्या उन्हें इसके बारे में पता था? अगर उन्हें इसके बारे में पता नहीं था और ये हुआ, तो ये उनके लिए बहुत शर्मनाक है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि उन्हें इसके बारे में पता था, तो ये भी इराकियों के लिए या खासकर उन लोगों के लिए जो पश्चिम के साथ गठबंधन का विरोध करते हैं, बहुत चिंता की बात है। जो ईरान से ज्यादा गठबंधन चाहते हैं। यह चिंता भी है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने इराक के साथ संबंधों का इस्तेमाल इस तरह करने की कोशिश की कि इराकी वहां के करीब ना जा सके, लेकिन साथ ही ये दिखाने के लिए भी कि ये अमेरिकी ठिकाने हैं, न कि इजरायली ठिकाने, जिससे शायद बगदाद और वॉशिंगटन के बीच कुछ तनाव भी पैदा हो सकता है। खैर, बिल्कुल, इससे अगला सवाल उठता है, जो है कि इस तरह की राजनीतिक प्रतिक्रिया आखिरकार इराक की सरकार के लिए देश के भीतर और क्षेत्रीय स्तर पर किस तरह की समस्याएं पैदा कर सकती हैं? जाहिर है, हमने अभी ये नए चुनाव देखे हैं। सवाल ये है कि क्या इस तरह का कोई घोटाला आखिरकार इराक को संयुक्त राज्य अमेरिका से और दूर कर सकता है, या इस समय क्या इराकी सरकार ऐसी स्थिति में है जहां उसे मूल रूप से अमेरिका के साथ तालमेल बिठाने का कोई तरीका खोजना ही होगा? देखिए, वर्षों से बगदाद पश्चिम मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को खुश करने और साथ ही ईरान के साथ काफी हद तक जुड़े रहने के बीच संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है। इराकी सशस्त्र बलों में मुख्य रूप से ईरान समर्थक मिलिशिया शामिल है, जिन्हें अमेरिका भंग करने की मांग कर रहा है। अब हम देख रहे हैं कि नई इराकी सरकार ऐसे नेता के तहत है जिसकी कोई पहचान या प्रभाव नहीं है। असल में हाल ही के टेलीविजन भाषण में उन्होंने अरबी में 80 से ज्यादा गलतियां की, जबकि वो खुद अरब है। और इससे बस ये साफ हो जाता है कि ये आदमी कितना अनुभवहीन है। और ऐसा महसूस होता है कि उनकी सरकार, जो पहले से ही पिछली सरकार से भी ज्यादा ईरान समर्थक सरकार के उभर रही है, जिस पर वैसे ही आरोप लगे थे, तो इससे वॉशिंगटन की चिंताएं कम नहीं होगी। तो अल-ज़ायदी के नेतृत्व वाली ये नई सरकार वास्तव में एक कमजोर सरकार के रूप में देखी जा रही है, और ऐसी सरकार के रूप में जिस पर ईरान अपना प्रभाव और बढ़ाएगा। और अब सवाल यह है कि वॉशिंगटन इस उभरती हुई निराशा को, हम कह सकते हैं, इराक के साथ और इस चिंता को कैसे संबोधित करेगा कि चाहे वो इराक को कितनी भी वित्तीय या सैन्य सहायता दे, इराक लगातार ईरान के हाथों में खेलता जा रहा है। अब मैं जल्दी से आपकी ओर मुड़ना चाहती हूँ याकूब, इन गुप्त ठिकानों के बारे में।
जिन्हें कथित तौर पर इजराइल ने बनाया। जाहिर है युद्ध के समय इजराइल द्वारा ऐसा करने की वैधता को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर इन तरह के गुप्त अभियानों के आसपास कोई जोखिम और नियम है। नहीं, मुझे वैधता पे कोई सवाल पता नहीं है। आखिरकार इराक एक असफल और अव्यवस्थित देश है जो कई मायनों में पहले से ही ईरान के नियंत्रण में है। कोई भी ईरान द्वारा इराक पर मिलिशिया से कब्जा करने की अवैधता को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। तो अगर इजराइल ने खोज और बचाव अभियानों को सुविधाजनक बनाने के लिए अस्थायी ठिकाने बनाए तो ये इराकी राज्य की कमजोरी को दर्शाता है। ये समस्या सिर्फ इराक की है, उसे ही इससे निपटना है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसकी चिंता करनी चाहिए। देखिए, आखिरकार ईरान एक दूर का क्षेत्र है और सिद्धांत रूप में यह पूरी तरह से समझ में आता है कि जब तक इजराइल की वायुसेना दूर स्थित ईरानी क्षेत्र में काम कर रही है तब तक इजराइल अस्थायी खोज और बचाव और कमांडो ठिकाने स्थापित करना चाहेगा। अगर खुदा न खास्ता ईरान में कुछ भी गलत हो जाता तो यहां से खोज और बचाव अभियान शुरू करने में बहुत समय लग जाता और इसी वजह से ये पूरी तरह से समझ में आता है कि ये सब वहीं किया गया। मुझे शक था कि जिस पहले ठिकाने की रिपोर्ट आई थी जिसकी हमें कभी कोई पुष्टि नहीं मिली वो आखिरी नहीं था। ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत शंका थी और अब हमें एक और ठिकाने की रिपोर्ट मिल रही है। अगर आप एरिना का आकार देखें तो समझ आता है। ठीक है, खैर मैं आप दोनों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मेरे सवालों के जवाब दिए। हम जल्दी ही फिर से आपके पास लौटेंगे।